हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी लेखक एवं अन्य लेखक कुछ ऐसे ही हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जा कर के सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप क्लास लेने से बिल्कुल ना चूकें। तो देर ना करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ अभिलेख और सिक्कों के बारे में। उसके बाद आगे की कहानी आप लोग क्लास में खुद देखेंगे। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो अभिलेख देखते हैं। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में दो तरह से जानकारी मिलती है। एक अभिलेख में जाते हैं हम लोग, एक सिक्कों को देखते हैं। तो अभिलेख की शुरुआत करते हैं, पहले अभिलेख को पढ़ते हैं। तो अभिलेख को हम पढ़ेंगे। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब इसके बाद कुछ हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हो गया पहला नंबर हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें किसका उल्लेख है या फिर किसने किसका निर्माण किया रहा है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया था और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कलिंग राजा खारवेल थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। दूसरा हम लोग देखते हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो गौतमी बलश्री ने करवाया था, ये आपको याद रख लेना है। तीसरे नंबर पे जूनागढ़ अभिलेख आप लोग याद कर लेंगे। जूनागढ़ अभिलेख, इसको रुद्रदामन ने बनवाया था, इसको रुद्रदामन ने बनवाया था। प्रयाग स्तंभलेख, इसको समुद्रगुप्त ने बनवाया था। तो ये 1 2 3 4, ये 4 स्तंभलेख हैं जो अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए। आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे आता है आपका ऐहोल अभिलेख, जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय करवाया था, ये बात आपको याद रखना है। मंदसौर का अभिलेख आता है, मंदसौर का अभिलेख आता है। इसका निर्माण जो है मालवा नरेश ने करवाया था। मालवा नरेश कौन थे? तो यशोवर्मन उनका नाम था। मालवा के नरेश थे वो, मालवा के राजा थे, मालवा के शासक थे आप कह सकते हैं। यशोवर्मन ने कराया था मंदसौर अभिलेख का निर्माण। उसके बाद आता है 7वें नंबर पे ग्वालियर अभिलेख। ये सब इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपको ये याद रख लेना है। इसका ग्वालियर अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहेंगे सर जी प्रतिहार नरेश इसका निर्माण कराया था। अब हम लोग सिक्कों को देख लेते हैं कि सिक्के के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे भाई? तो सबसे प्राचीनतम सिक्के को हम लोग कहते थे आहत सिक्के, इनको आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है। साहित्य में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो साहित्य में सिक्कों को कहा जाता था कासार्पण। एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं सब आपके सामने दे दिए गए हैं। आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग इसको पढ़ लीजिए, एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप लोग दीजिए और आप खुद देखेंगे कि इस क्लास से आपको कितना फ़ायदा होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नोट पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ। सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए किसने चलवाए? तो कहेंगे सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए ये हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। उसके बाद आ जाते हैं सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलवाए? तो आप कहेंगे गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो हिंद यूनानियों ने। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलवाए? तो आप कहेंगे गुप्त शासकों ने।
नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास को 3 काल में बांटा गया है। माफ़ी चाहता हूँ, ये कल लिख गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका काल। प्राचीन इतिहास को 3 काल में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल, जिसको प्रागैतिहासिक काल को अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक, और माफ़ी चाहता हूँ, हाँ, प्री हिस्टोरिक कहते हैं प्रागैतिहासिक काल को, और आद्य ऐतिहासिक काल को प्रीटो हिस्टोरिक कहते हैं, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एरा कहते हैं। ओके, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ये बात भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब इसको देख लेते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है, जो कि हमको पढ़ने हैं। तो ये नंबर 1 पे आता है प्रागैतिहासिक काल पे। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल में आएगा, पहला आपका पूरा पाषाण काल में आएगा, दूसरा आपका आएगा मध्य पाषाण काल में, और तीसरा आपका आ जाएगा नवपाषाण काल में। तीसरा आपका आ जाएगा नवपाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल जो है आपका 35,000 BC से 10,000 BC तक रहा। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 5,000 BC तक रहा। नव पाषाण काल जो है आपका 5,000 BC से 2,500 BC तक रहा। ये बात आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा अभी, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था एवं नवपाषाण काल था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहता है। सर्वप्रथम देखेंगे, इसमें मनुष्य शिकार करना जानता था, मतलब इसमें सर्वप्रथम मनुष्य जो है वो शिकार करता था। इस काल में मनुष्य आग से परिचित था। इस काल का मतलब क्या, पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है आग से परिचित था। इस काल में मनुष्य खाना बदोश था। इस काल में मनुष्य खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब कि वो उपज नहीं कर पाता था। वो खाना पीने के मामले में बहुत वो लोग पहले के कमज़ोर थे, यानी कि कहा जाए कि वो लोग एक दूसरे का मांस खा लेते थे, शिकार करके खा लेते थे। अभी हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है वो पशुपालन करना शुरू किया। पूरा पाषाण काल में क्या होता था, शिकार करते थे, आग से परिचित थे, खाना बदोश थे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, ये लोग सर्वप्रथम पशुपालन शुरू किए, जिसमें सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला था। और कुत्ता को सर्वप्रथम पालने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कुत्ता का सर्वप्रथम पालने का साक्ष्य मिलता है पहले नंबर पे आदमगढ़ मध्य प्रदेश के ज़िले में पड़ता है, वहाँ से मिला था। दूसरा जो है बागौर ज़िले में पड़ता है राजस्थान के, वहाँ पे कुत्ता पालने का साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल में। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब आते हैं नवपाषाण काल में। तो इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम कृषि करना प्रारंभ किया। इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम कृषि करना प्रारंभ करता है, और इसी काल में सर्वप्रथम मनुष्य पहिए की खोज भी करता है। ये बात आपको याद रख लेना है। इसी काल में मनुष्य सर्वप्रथम पहिए की खोज भी करता है। सर्वप्रथम फसल, ये बात इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम फसल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि भैया सर्वप्रथम फसल के साक्ष्य जो हैं वो नवपाषाण काल से मिलते हैं, जिसमें सर्वप्रथम फसल कौन कौन से थे, गेहूँ तथा जौ। गेहूं के साक्ष्य जो मिले थे आपको मेहरगढ़ से मिले थे, और जौ के साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से मिले थे। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना है। अब नोट पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ। पहला, पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी। पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी, तो कहेंगे भैया पाषाण कालीन औजार की खोज जो किए थे वो है रॉबर्ट ब्रुश। पाषाण कालीन औजार की खोज जिन्होंने किया था वो है रॉबर्ट ब्रुश। अभी हम लोग देखते हैं प्रथम औजार क्या था। नवपाषाण काल में प्रथम औजार क्या था, तो आप कहेंगे कुल्हाड़ी, जो कि तांबा का बना था, जो कि तांबा का बना हुआ था।
पहली धातु क्या थी? तो तांबा ही थी, जिसका प्रथम औजार बनाया गया था क्या? कुल्हाड़ी। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य। तो पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। ये बात आपको याद रख लेना है, नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब शुरुआत होती है आपका असली इतिहास। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं एक अच्छा टॉपिक लेकर के, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, है नहीं थी, माफ़ी चाहता हूँ। यह एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। यह एक नगरीय सभ्यता है। इसको भी आपको याद रखना है कि आपको प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो आप बता देंगे कि हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब आप लोग समझते हैं। मातृसत्तात्मक का मतलब ये कि इसमें माता प्रधान थी। जैसे आज के युग में क्या है, पिता प्रधान होते हैं, घर के मुखिया होते हैं। तो प्रधान का मतलब मुखिया, घर के श्रेष्ठ जिसको माना जाता है। तो यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, यानी कि माता प्रधान होती थी। ठीक है। इस सभ्यता के लोग मीठे में शहद पसंद करते थे। इस सभ्यता के लोग मीठे में जो है शहद पसंद करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया था। क्या कहा गया था? मेलुहा कहा गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय के निवासी थे। इस सभ्यता में घर ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे। इस सभ्यता में घर जितने भी थी वो सभी ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो पूर्व में हम लोग देख लेते हैं। पूर्व में यह आलमगीर यानी मेरठ में पड़ता है। आलमगीर ये पूर्व में जो पड़ता था ये आलमगीर तक, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में यह सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे। ठीक है। उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता था, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता था, प्रवरा नदी के किनारे। तो पूर्व में आलमगीर मेरठ, पश्चिम में सुतकांगेडोर दाश्क नदी, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। आगे, हड़प्पा सभ्यता के 7 बड़े नगर। और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि मुख्य नगर थे। 7 बड़े नगर, ये मुख्य नगर थे। तो हड़प्पा सभ्यता के 7 बड़े नगर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, चन्होदड़ो, बनमाली, कालीबंगा। ये 7 आपके 7 जो हैं बड़े नगर हैं।
ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर कौन सा था? तो कहेंगे भैया स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर रोपड़ था। कौन सा था? रोपड़। सतलज नदी के किनारे ये पड़ता था। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पाए गए? तो गुजरात में। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पाए गए? गुजरात में पाए गए। मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं अभी, हड़प्पा को हम लोगों ने देख लिया, मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई, ये बात आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से कांसे की जो है आपको नर्तकी प्राप्त हुई थी, ये बात आपको याद रख लेना है। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले थे। अन्नागार, यहाँ अन्न के भंडार होते थे, यहाँ अन्न रखा जाता था। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त हुए थे, मतलब विशाल स्नानागार। यहाँ पर नहाने के लिए आपको स्नानागार बना हुआ था, वो भी विशाल रूप में, बृहद यानी बहुत बड़ा। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे आपके राखाल दास बनर्जी थे। राखाल दास बनर्जी थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता आपके राखाल दास बनर्जी हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में पड़ता है। आगे पढ़ते हैं अब कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है और गंगा नदी के किनारे पड़ता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ये बात भी आपको याद रखनी है। कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली थी। कालीबंगा से ही आपको युग्म समाधियाँ मिली थी। ये सभी जितने भी आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, ये सभी के सभी एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। इन लोगों को आपको पढ़ना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं चन्हुदड़ो के बारे में। तो चन्हुदड़ो पढ़ते हैं सॉरी। चन्हुदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले थे। चन्हुदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले थे। नेक्स्ट, अब आते हैं वैदिक सभ्यता में। अब आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता में, जो कि 1500 से 620 ईसा पूर्व तक चला था। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 BC तक चला था। इसके प्रशासनिक इकाई में कुल या परिवार होती थी। इसकी जो है प्रशासनिक इकाई जो थी वो कुल या परिवार होती थी। यह पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल जो था वह पितृसत्तात्मक था, यानी हम लोग अगर कहें तो इसमें पिता प्रधान होते थे। इसमें पिता प्रधान होते थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता था। ये बात भी आपको याद रखना है, ये आर्यों द्वारा निर्मित किया गया था वैदिक सभ्यता, इसलिए इसको कहा जाता है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता। इसमें संस्कृत भाषा का मान्य था। इसमें जो है संस्कृत भाषा का मान्य था। अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। गोचर भूमि का अधिकारी जो है उसको बाजपति कहा जाता था। गोचर भूमि का अधिकारी जो था उसे बाजपति कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। इसमें जो है 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। पहला होता था पूरब और दूसरा होता था स्पष्ट।
पूरब का क्या काम होता था? तो पूरब का काम होता था दुर्गपति पर निगरानी रखते थे ये लोग। पूरब जो था वो दुर्गपति पर निगरानी रखता था। और स्पष्ट जो था वो आपका जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखता था। स्पष्ट जो होते थे वो जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। व्यवसाय के आधार पर इसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। व्यवसाय के आधार पर इसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, कौन कौन से? पहले नंबर पे आता है आपका ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, चौथे नंबर पे आपका शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी के सभी जो है व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ण व्यवस्था थे। ऋग्वैदिक काल का पेय पदार्थ जो था वो क्या था? तो सोमरस था। ऋग्वैदिक काल का पेय पदार्थ जो था वो था सोमरस। ठीक है, इसमें मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, कृषि था। इसमें मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन तथा कृषि था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता था। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। अविवाहित का मतलब वो जीवन भर अविवाहित रहती थी, वो शादी ब्याह से उनसे कोई मतलब नहीं रहता था, वो लोग अपने में ही मस्त रहते थे भाई। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। इसमें 3 प्रकार के वस्त्र का उल्लेख था। पहला जो था वो आपका वास था, दूसरा अधिवास था, तीसरा उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था। इसमें अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं संस्थापक, प्रमुख दर्शन एवं संस्थापक, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पहले नंबर पे आपका आता है योग दर्शन। तो योग दर्शन के संस्थापक जो थे आपके पतंजलि थे। न्याय दर्शन के जो आपके संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। चारवाक ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो आप लोग सिर्फ क्लास देख रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट नोट है एंड जो है ये आपके लिए शॉर्ट नोट है एकदम। इससे शॉर्ट में आप किसी भी चैनल पर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप लोग नोट डाउन भी करते चला करिए। जैसा इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन में बहुत ही सरलता से आप लोग रिवीजन कर सकें। तो चारवाक के संस्थापक कौन थे? चारवाक ही थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक थे वो जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण एवं वैशेषिक के कणाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, तो जिसमें ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ में सबसे पहले आता है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी या इसे रावी नदी भी कहते हैं। ठीक है, परुष्णी नदी इसे रावी नदी भी कहते हैं। अश्कनी इसे चेनाब, इसका नया नाम चेनाब नदी हो गया। सतुद्री जिसका नवीनतम नाम जो है सतलज हो गया। वितिस्ता इसका नवीन नाम हो गया है झेलम। सदानीरा इसे गंडक कहते हैं। गोमल इसे गोमती कहते हैं। कुभा इसे काबुल नदी कहते हैं। विपाशा इसे व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में अब हम लोग आते हैं, जो कि 1000 से 600 BC तक चला था। इस काल में पहला ईंटों से बना नगर का वर्णन है। इस काल में पहला ईंटों से बना नगर का उल्लेख था
जिसे कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। और ये कौशाम्बी कहाँ पड़ता था? तो ये कौशाम्बी आपका प्रयागराज, अभी के नाम प्रयागराज, पूर्व के नाम इलाहाबाद में पड़ता था, अभी पड़ता भी है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। किसमें की गई है? किसमें की गई है? तो मुंडकोपनिषद में की गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इस काल में हल को सिरा कहा जाता था। इस काल में हल को सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति को माना गया था। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति को माना गया था। 16 महाजनपदों का उदय देख लेते हैं हम लोग। 16 महाजनपदों का उदय देख लेते हैं। इसमें सबसे नीचे होता था पहले कबीला, फिर जन, उसके बाद जनपद, फिर महाजनपद आता है। तो महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है, भगवती सूत्र से मिलती है, जिसकी जो कि जैन धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं महाजनपद तथा उनकी राजधानियाँ। महाजनपद में हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं अंग की राजधानी चंपा। चंपा कहाँ पड़ता था? तो मुंगेरपुर बिहार में पड़ता है। और दूसरा आपका मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, ये भी बिहार में पड़ता था। तीसरा वज्जी वैशाली या मिथिला, ये भी बिहार में पड़ता था। चौथा जो है अवंती, यह उज्जैन, इसकी राजधानी उज्जैन एवं माहिष्मती 2 थी इसकी। ये उत्तरी राजधानी इसकी उज्जैन थी और दक्षिणी इसकी माहिष्मती हुआ करती थी। अवंती जो है मध्य प्रदेश में पड़ता था। पांचवा मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर तथा ये राजस्थान में पड़ता था। छठवां आपका अश्मक पोटली या पोटन, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। अश्मक पोटली या पोटन इसकी राजधानी हुआ करती थी। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, ये भारत के बाहर। आठवां जो था कंबोज की राजधानी घटक या राजपुर हुआ करती थी, ये भी भारत के बाहर हुआ करती। ये दोनों जो है आउट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक, नेक्स्ट यूपी के 8 महाजनपद। 8 जो है आपको मैंने बता दिए, जिसमें से 3 आपके बिहार में थे, 3 आपके जो थे वो बिहार से थे। ठीक, एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, एक दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, और 2 जो हैं वो भारत के बाहर से थे। ठीक, आगे 8 देख लेते हैं, जो कि यूपी के ही 8 के 8 होते हैं। यूपी में पहला हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे काशी, इसकी राजधानी वाराणसी। दूसरा वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। तीसरा जो है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत। चौथा आपका मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर या फिर कुशावती। पांचवा आपका था पांचाल की राजधानी काम्पिल या फिर अहिच्छत्र। और छठा आपका था चेदी की राजधानी क्या हुआ करती थी? शक्तिमती हुआ करती थी। सातवां कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आठवां सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है साथियों, तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट था और ये लाभदायक भी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं साथियों। अगले क्लास में हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे पूर्ण रूप से। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग
अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।